नमस्ते बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेट्स। तो सेट्स स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना होगा। तो ये हम कंटेंट में देखते हैं। सेट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट्स का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेट्स क्या है, किसने जो है इसको डेवलप किया था या किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, फिर सेट्स और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो कौन कौन से टाइप के सेट्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे इस चैप्टर में? एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। इसके बाद हम जो है वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स कि सेट्स में ऑपरेशन कैसे करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो किस तरीके से करेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फिर उसके बाद में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरेक्शन ऑफ टू सेट्स। चलिए, तब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला कोई भी चीज़ अगर हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये है कि हम इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सेट्स पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, सेट्स वैसे तो जो है मैथ्स में बहुत सारी ब्रांचेस में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ सेट्स का यूज़ करेंगे? तो सेट्स का हमारा जो है मेनली अभी यूज़ होगा आगे आने वाले चैप्टर में, उसमें है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसमें वहाँ सेट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। सेट्स के बारे में अगर हमारा नॉलेज अच्छा होगा तो हम उस टॉपिक को या उस चैप्टर को अच्छे से समझ सकेंगे। इसके अलावा और भी दूसरे टॉपिक्स हैं या दूसरी फील्ड है जहाँ पे हमको सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, और भी इसके अलावा बहुत सारी जगह पे हमको सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए सेट्स के बारे में एक अच्छा सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि सेट्स को जो है डेवलप किसने किया था। तो जो सबसे पहली जो थ्योरी दी थी सेट्स की वो दी थी जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटो ने। चलिए, तो अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो चैप्टर नंबर 1 सेट। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि सेट्स होते क्या हैं और उसके बाद देखेंगे कि उसको रिप्रेजेंट करना कैसे है। तो देखिए, सेट्स को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ यहाँ पे पेन लिए हुए हैं, ठीक है। अब इन पेन को मैं क्या बोलूँगा? ये सारे पेन एक साथ रखे हुए हैं तो मैं बोलूँगा कि ये क्या है, मेरे पास में पेन का एक सेट है, ठीक है। या हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि हमने 5 पेन का एक सेट बनाया, या हमने यहाँ पे बहुत सारे पेन लिए हैं तो इनको हमने साथ में रखा। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको कि सेट है। क्यों? क्योंकि ये सब एक साथ में हमने रखे हुए हैं, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, इनको मैं 2 ब्लू पेन को अलग कर देता हूँ और रेड पेन्स को मैं इधर रख देता हूँ। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है सेट ऑफ रेड पेन और ये हो गया हमारे पास सेट ऑफ ब्लू पेन। बात समझ में आ रही है आपको? तो सेट सिंपल सी एक चीज़ है, एक डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी कि इट इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। कि जो एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है उसको हम सेट बोलते हैं। जब ये सारे पेन साथ में कलेक्टेड थे तो हमने बोला था दिस इज़ द सेट ऑफ पेन। फिर हमने इनको कुछ और अलग अलग कर दिया, फिर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज सेट ऑफ रेड पेन। ये जैसे कि हम बोलेंगे ना कलेक्शन ऑफ रेड पेन है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे सेट्स में कि दिस इज द सेट ऑफ रेड पेन, दिस इज द सेट ऑफ ब्लू पेन, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ पेंसिल ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा दिस इज द सेट ऑफ पेंसिल, ठीक है। अब आपको सेट के बारे में कुछ समझ में आया? चलिए, तो अब ये तो हो गई हमारी जनरल बात सेट के बारे में हमने किया। अब मैथ्स में हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे? तो देखिए, जब जैसे हमको मान लो ओड नंबर लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सेट बनाते हैं ओड नंबर्स का। तो इस सेट में मैं क्या करूँगा? ओड नंबर का एक सेट। तो यहाँ जितने भी ओड नंबर हैं, सपोज मैं लिखता हूँ 1 से लेके 10 तक के, 1 से लेके 10 तक मैं ओड नंबर लिखता हूँ, उसका एक सेट बनाता हूँ। तो हमारा पहला ओड नंबर हो गया 1, फिर 3, 5, 7 और 9। तो ये क्या बन गया हमारा? सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10।
तो इसको हमने सेट बोला। अब इसको आप चाहो कुछ भी नाम दे दो, मैं चाहे इसको ए लिख देता हूँ कि ये मेरा सेट ए है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन 1 to 10। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ भी लिख सकते हैं, जैसे हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहला दिया था ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो 1, 3, 5, 7, 9 इनका एक सेट बन गया। इसके अलावा द रिवर्स ऑफ इंडिया, जितनी इंडिया में रिवर्स हैं उनको भी हम एक सेट में लिख सकते हैं कि जितनी इंडिया में रिवर्स हैं वो सब क्या है, रिवर के अंदर आ गई, मतलब उसका पूरा एक सेट बन गया। इसके बाद वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A, E, I, O, U, इनका एक सेट बना लेंगे हम। इस तरीके से हम बहुत सारे सेट बना सकते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, कितने भी टाइप्स के ट्राइंगल्स के हम यहाँ पे सेट बना सकते हैं। इसके अलावा प्राइम फैक्टर ऑफ 210 उनका सेट बना सकते हैं, जैसे 2, 3, 5 एंड 7। ओके, फिर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करें, किस तरीके से करें कि y2 और 2 and 3, मतलब हम x की जगह पहले 2 पुट कर दें तो फिर देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या आता है, फिर 3 रखने पे हमको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो वो भी एक हमारा सेट बन जाएगा। इस तरीके से हम बहुत सारे सेट्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि सेट्स क्या हैं, सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उसको देखिए, हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, उसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा कुछ और सेट्स के बारे में हमको जो है डिस्कस करना है, जो हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देखिए, मैंने इसको मार्क किया हुआ है। सबसे पहला है हमारे पास n, तो आप देखिए कैपिटल N, अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने कुछ सेट्स लिखे हुए हैं, तो जो सेट n है वो क्या बन रहा है आपका, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब इस सेट के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो सब यहाँ पे इसके अंदर लाई करेंगे। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा सेट n है, ये सेट n, इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर सारे नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो सेट क्या बन गया आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके अलावा सेकंड है हमारा z। अब ये z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब z के अंदर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों आ जाएंगे, मतलब -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी, मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं या जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो सब इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो z के अंदर क्या हो जाएगा आपका, ऑल इंटीजर्स। फिर देखिए नेक्स्ट है q, सेट q। सेट q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेट q है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। यहाँ पे हमारे सारे रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। अब रेशनल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब हम सारे रेशनल नंबर्स तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम क्या लिख देंगे वहाँ पे q। q क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अब उसके अंदर रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 लिख दिया, ठीक है, 1 लिख दिया, 3/2 कुछ भी लिख देते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, तो वो सब क्या होंगे, इसके अंदर लाई करेंगे। फिर है नेक्स्ट r, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स में क्या होंगे, जितने भी नंबर्स हैं हमारे, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये सब काय के अंदर आ जाएंगे, आपके रियल नंबर्स के अंदर लाई करेंगे। तो जो सेट R होगा उसके अंदर क्या होंगे, जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सब इसके अंदर होंगे। तो R के अंदर क्या होंगे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का सेट है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R से। इसके अलावा Z+, अब देखिए Z हमने ऊपर देखा था कि Z क्या रिप्रेजेंट करता है, जितने भी इंटीजर्स हैं। अब हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, तो क्या करेगा, Z रिप्रेजेंट करेगा हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। फिर Q+ क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो Q+ रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो हमने एक सेट ले लिया Q+, उसके अंदर क्या होगा आपका, तो
उसके अंदर होंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। उसी तरीके से R प्लस एक सेट हमने लिया, इसके अंदर क्या रखा है हमने, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं वो सब आपके R प्लस के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए बच्चों, हो सकता है आपके मन में एक डाउट आ रहा हो कि सर आपने जो ये Z प्लस लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या इस पॉजिटिव इंटीजर में जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे वहाँ पे हम जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही वो नेगेटिव इंटीजर होता है। तो जब हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखो, कभी कभी हमको दो तरीके की चीज़ें अभी आगे पढ़ने को मिल सकती, क्या क्या, एक तो कहीं कहीं पे लिखा होगा पॉजिटिव इंटीजर और कहीं पे ऐसा लिखा होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आप बोलेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों तो एक ही चीज़ हुई, पॉजिटिव इंटीजर बोले या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर हमारे नंबर्स आएंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। लेकिन जब हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जब हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो वहाँ पे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तो आएगा, इसके साथ साथ जीरो भी आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो जब भी क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर लिखा हो तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर 1 2 3 से कंसिडर करना है और नॉन नेगेटिव में जीरो को भी कंसिडर करना है। ओके बच्चों, अब एक बात और आपको ध्यान रखना है बच्चों, वो ये कि ये हमने जितने भी यहाँ पे सेट्स लिखे हुए हैं इन सबको आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके से कैपिटल N, कैपिटल Z, कैपिटल Q, R ये दिया हुआ होगा। तो हमको पता होना चाहिए कि कैपिटल N मतलब हमारा क्या है, इसका मीनिंग है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और Z का मतलब होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, Q का मतलब होगा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है। वो आपको यहाँ पे NCERT की बुक में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको अच्छे से टिक कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन। तो अभी भी मैंने बताया था आपको कि सेट्स क्या होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट्स क्या होते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है जिसको कि हम एक पर्टिकुलर मैनर में कलेक्ट करते हैं, उसको हम सेट बोलेंगे, ठीक है। अब जब हम सेट्स की बात करेंगे तो कुछ टर्म्स हैं वो हमको पता होना चाहिए। कैसे, जैसे कि आप देखिए, जब हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए थे पेन पेंसिल के, तो यहाँ पे हमने बोला था कि ये सब क्या है, दीज आर द सेट। अगर हम इस पेंसिल को हटा दें तो ये क्या हो गया, पेन का एक सेट हो गया, ठीक है। अब ये सेट के अंदर जो ये चीज़ें हैं, जैसे ये पेन है, इनको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ या इसको मैं एलिमेंट्स भी बोल सकता हूँ। मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये सब क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, या इसको मैं बोलूँ दीज आर द एलिमेंट्स। हर एक क्या है, आपका एलिमेंट है मेरे सेट का, पेन के सेट के क्या हो गए, ये एलिमेंट हो गए। या इसको हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ माय सेट, है ना। तो कोई भी सेट, सपोज हमने इसको नाम दिया सेट ए, तो इस सेट में ये सारे एलिमेंट हैं या ऑब्जेक्ट हैं या उसको हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों टर्म्स आपकी सेम ही है, इसलिए कहीं पे भी ये टर्म्स आएँ तो आप कंफ्यूज मत होना। ऑब्जेक्ट का मतलब भी वही होगा, अगर हम उसको एलिमेंट बोलें तो भी वही होगा, और मेंबर्स भी बोलें तो भी सेम बात होगी। दूसरी चीज़ जो हमको याद रखनी है सेट्स लिखते वक्त, वो ये है कि जो सेट का हम नाम देंगे, कोई भी सेट का नाम दे रहे हैं, वो हमेशा इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर में उसको आप लिखोगे। जैसे कोई भी सेट में लिख रहा हूँ 1 2 3, ये 3 नंबर मेरे सेट में हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल ए से। कुछ भी नाम दे सकते हैं, A B C D Z तक कोई भी नाम आप ले सकते हो,
ठीक है। दूसरी चीज़ होती है जो इसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 1 2 3 हैं, इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों जो नेक्स्ट चीज़ हमको समझनी है वो है एक सिंबल है, आपको नाम पता होगा इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन का मतलब क्या है, तो जब भी हम ये सिंबल लिखेंगे इसका मीनिंग होगा, ये तो हो गया इसका नाम, और इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे हमको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या बोलोगे आप इसको, बिलोंग्स टू। और अगर ये सिंबल इस तरीके से हम इसको कट कर देते हैं तो इसका मतलब होगा, इसको आप कैसे रीड करोगे, इसको बोलोगे डज नॉट बिलोंग्स टू, या हम इसको बोलें नॉट बिलोंग्स टू। बात समझ में आई बच्चों आपको, कि कहीं पे ये सिंबल आपका दिया हुआ होगा तो उसको हम रीड करेंगे बिलोंग्स टू, और अगर उसको हम ऐसे कट कर देते हैं तो उसको रीड करेंगे नॉट बिलोंग्स टू। अब इसका बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, इसको हम वापस से हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ पेन लिए हुए हैं और ये कुछ पेंसिल्स ली हुई है। अभी फ़िलहाल मैं पेन वाले सेट की बात करता हूँ। तो ये मेरे पास एक सेट है पेन का, ठीक है। इसके अंदर ये सारे क्या हो गए, मेरे एलिमेंट्स हो गए। अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं भी सिर्फ पेन के सेट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कलर से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखिए, मैं बोलूँगा कि दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस सेट, मतलब ये क्या है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ये एलिमेंट भी इसमें बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट भी इसमें बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पेंसिल भी ले ली, ठीक है। अब ये मेरा पेन का सेट है, ये मेरा पेंसिल का सेट है। अब मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये पेंसिल इस सेट में बिलोंग कर रही है, क्या इसके अंदर आ रही है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो हमारा पेन का सेट है और ये पेंसिल का सेट है, तो ये पेंसिल जो है इस पेन में बिलोंग नहीं करेगी। तो उसको हम बोलेंगे कि दिस पेंसिल डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, उसको कुछ भी नाम दे दिया हमने, सपोज सेट ए, या डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ पेन। ठीक है, ये तो एक हमारी जनरल भाषा में बात करी। तो आपको ये बात समझ में आई कि मतलब क्या है, कहना हम ये चाहते हैं कि ये पेंसिल इस सेट में बिलोंग नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए अब इसी बात को हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि यहाँ मैंने एक सेट लिया है ए। इस सेट ए में मैं जो है इंग्लिश वोवेल्स लिख देता हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये मेरा एक सेट हो गया है जिसमें वोवेल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे सेट ए के एलिमेंट्स हो गए। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा एलिमेंट ए है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से। ठीक है ना, क्योंकि ए इस सेट में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे सपोज ए, बी, सी, डी, ई, एफ है ना, तो बहुत सारे अपन यहाँ पे नंबर अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने सपोज एक सेट है, एक सेट बना दिया मैंने बी, जिसके कि हमारे पास में ये अल्फ़ाबेट है। ओके, अब हमको बताना है कि क्या ये अल्फ़ाबेट इस ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए, ये पहला ए चेक करते हैं, ए इसके अंदर सेट ए में लाई कर रहा है, तो हमने लिख दिया ए बिलोंग्स टू ए। अब देखिए, क्या ये बी इसके अंदर आ रहा है? अगर मैं चेक करूं, मेरे से बोला जाए कि ये चेक करके बताइए कि ये जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपके सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमने देखा कि सबसे पहला एलिमेंट ए इस सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फिर बी की बात करते हैं, क्या बी इस सेट में है? तो आप बोलोगे बी इस सेट में नहीं है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बी नॉट बिलोंग्स टू ए, उसको आप कैसे लिखोगे? इस तरीके से। फिर देखिए सी इस सेट ए में है क्या? नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे सी नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर डी भी इस ए सेट में नहीं है, तो हम डी को भी ऐसे लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर ई यहाँ पर है क्या? तो यस, ई यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो आप उसको लिख दो ई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एफ क्या यहाँ बिलोंग कर रहा है? तो एफ यहाँ बिलोंग
नहीं कर रहा है सेट ए में, तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है। तो जो भी एलिमेंट उस सेट में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, और जो प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए बच्चों, हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका कि मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को हमको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो बच्चों रिप्रेजेंटिंग ए सेट, अब हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास में दो मेथड हैं। सबसे पहला है रोस्टर मेथड, या इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड है हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म। इन दो तरीके से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम दोनों को समझ लेते हैं कि सेट बिल्डर सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसमें हमको सिंपली ये करना होता है कि जैसे हम कोई भी सेट लिख रहे हैं, जैसे ये सेट मैंने ए लिखा, तो इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको हमको इस ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उसको आपको इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फिर जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब बच्चों दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी है, पहली चीज़ तो क्या थी, हमने बोला जितने एलिमेंट है वो सब आपकी क्या होना चाहिए, इस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ जो हमको ध्यान रखनी वो ये है कि जितने भी एलिमेंट हम लिखेंगे वो सब जो है आपको सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ कोमा। आपको इनके बीच में कोमा लगाना कंपलसरी है, ठीक है, अदरवाइज ये डिस्टिंग्विश नहीं होंगे, ये अलग अलग नहीं कर पाएंगे इसको हम। तो आपको इस तरीके से इनको कोमा से सेपरेट करना है। तो अब इसको हम बोल सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, हमारे पास में 4 एलिमेंट्स यहाँ पे सेट ए में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ एक सेट मैंने एक्स मान लेता हूँ, एक्स के अंदर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, मैंने 1 से लेके 5 तक नंबर लिख दिए। तो कोई भी सेट अपना हो सकता है, बस हमको क्या करना है, जब भी हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको इस तरीके से लिखना है कि वो ब्रैकेट के अंदर हो और उन सबको कोमा से सेपरेट करें। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ सपोज मैं एक और सेट लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने वापस से ये जो सेट ऊपर ए लिखा था इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी सी बी ए। अब बताइए आप कि क्या इन दोनों सेट में कोई डिफरेंस है। तो बच्चों इन दोनों सेट में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी वो है इनके अंदर के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यहाँ भी ए बी सी डी थे, यहाँ पे भी जो है ए बी सी डी हैं। अब उनका सीक्वेंस कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे ए को पहले लिखें, ए को बाद में लिखें, पहले डी को लिख दें, या उसको किसी भी तरीके से आगे पीछे आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ ए लिख दिया, फिर डी लिख दिया, फिर आपने बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, तो ये भी आपका सेट ए ही हुआ और तीनों सेट्स का जो मीनिंग है वो सेम ही है, ठीक है। तो आप उसको किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम टेबुलर फॉर्म की तरह जो है ऐसे कोमा करके कोई सेपरेट उसको एलिमेंट्स को नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, जो भी हम लिखेंगे उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से लिखते हैं, तो देखो सपोज मैं एक सेट ले लेता हूँ, जैसे ये हमारा सेट ए था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स का हमने एक सेट बनाया था। अब इसी को ये किस फॉर्म में है हमारा, ये सेट हमारा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हमारा सेट यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसी सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे, तो दिस सेट ए, इसको कैसे लिखेंगे हम, इस सेट ए को लिखेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना है, जैसा पहले हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में ब्रैकेट लगाते यूज़ करते थे, उसी तरीके से हमको यहाँ पे भी ब्रैकेट का यूज़ करना है। अब इसके बाद में हम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन वर्ड ले लेंगे, ठीक है। तो सॉरी कॉमन
एक कॉमन लेटर ले लेंगे, ठीक है। तो कुछ भी लेटर ले सकता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे इनके सबके लिए कॉमन लेटर मैंने ले लिया एक्स, ठीक है। अब देखिए जब भी हम कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो कंडीशन क्या होती है कि जो भी हमारा सेट है उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी के थ्रू हम जो है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या दिखाई दे रही है, तो इस सेट की प्रॉपर्टी ये है कि ये जितने एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू ये सब क्या हैं, वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाया, फिर एक्स, यहाँ हम ए एक्स ले सकते हैं, वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, ए एम एन जो भी आपको लेना है आप यहाँ पे ले लीजिए। फिर उसके बाद में हमको कोलन लगाना है, उसको सेपरेट करना है इस तरीके से कोलन से। उसके बाद में जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लिखेंगे। जैसे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हम बोलेंगे एक्स, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा वोवेल रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। और उसके बाद में हम जो है इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को लिख सकते हैं। एक बार देख लीजिए क्या करा हमने, सबसे पहले सेट को लिखा इक्वल टू, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर आपको कोई भी एक लेटर ले लेना है, तो मैंने यहाँ एक्स लिया है, फिर आपको कोलन लगाना है, उसके बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे लिख देनी है। जैसे एक्स इज़ ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ऐसे ही सपोज मैं एक सेट ले लेता हूँ, सेट बी, ठीक है। अब इस सेट बी में मैं क्या लिख रहा हूँ कि जितने भी ओड नंबर्स हैं या ओड नेचुरल नंबर्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो उसको मैं अब रिप्रेजेंट करता हूँ, किस तरीके से लिखूँगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जेड, ठीक है, जेड, फिर कोलन लगाऊंगा। इसको हम रीड कैसे करेंगे कोलन को, सच दैट, है ना। तो जेड सच दैट जेड इज एन ओड नेचुरल नंबर। बात समझ में आई आपको, कैसे रीड करेंगे इसको, जेड सच दैट जेड इज एन ओड नेचुरल नंबर। हो बच्चों, आप लोगों को सेट्स का ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा।